चलिए शुरू करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने आज से ज्वाइन किया, इसमें मैं बता दूं कि एक क्लास निकल गई है आपकी और मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। प्लस वो क्लास अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव हो, एक्चुअली इट्स माय हैबिट टू रिकॉर्ड एवरी क्लास, तो अभी भी जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जिनकी क्लास मिस हुई, जैसे आप लोगों की जो भी क्लास मिस हुई थी, उसको आप पेन ड्राइव में डाल के ले जाओ और वो यूट्यूब पे डाल दिए लेक्चर जो भी हुआ था, आज डाल दोगे ना, तो उनको ना आप सिस्टम भी समझा देना जब ये क्लास से जाएं। जिस जिसको चाहिए था उसी को देना ना। आपको था नहीं पहले असाइनमेंट? ऐसा थोड़ी होता है, लाए नहीं तो फिर रोज घर छोड़ाओगे, रोज थोड़ी इश्यू होगा। आपको मिल गया असाइनमेंट, आपको मिल गया और अब आपको भी मिल गया, ठीक है। तो जिन्होंने भी क्लास मिस की, जैसे मैंने कहा, उसको आप यूट्यूब पे आज देख लेना और प्रोसेस जो है वो मैडम से समझ लेना, नहीं तो फिर पेन ड्राइव ले आना, ठीक है ना। अगर आसपास घर हो, पेन ड्राइव में डाल के लेक्चर ले जाना, जो पिछला 1 घंटे का आपका लेक्चर निकल गया है, करेक्ट। चलिए आगे शुरू कर रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले अटेंड किया था वो थोड़ा सा मेरे को रिवीजन में हेल्प करेंगे, ताकि ये स्टूडेंट्स भी कुछ सुन लें और उसके बाद हम आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एग्जाम के अंदर इसकी 10 मार्क्स की वेटेज है, इसमें से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑन एन एवरेज, करेक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जहां तक कि जैसे कि नाम से भी क्लियर है, सेल और गुड्स इन दो चीजों में डील कर रहा है। यानी अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड होगा, ठीक है। गुड्स को अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं तो कवर नहीं होगा, प्लेज कर रहे हैं तो नहीं होगा। सेल होनी चाहिए, बिकना चाहिए हम आइटम, किसी चीज को बेच दिया, उसमें पैसा आ गया, दैट इज कवर्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सिमिलरली सेल के साथ गुड्स भी होना जरूरी है। गुड्स की डेफिनेशन भी मैं रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई और चीज है तो उस पर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेल ऑफ गुड्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जैसे मैंने कहा, सेल भी हो और गुड्स भी हो, ठीक है। शुरू में मैंने कुछ चीजें याद करवाई थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एंगल से मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। एक तो सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि ये कब से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 1930 से, ये आपको याद है। दूसरी बात, ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन एक स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने कि जो एक्ट है ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, 1 जुलाई 1930 से एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई मकान है, ऑफिस है, कुछ है, तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा, सेल ऑफ गुड्स नहीं, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी एप्लीकेबल रहेगा। इसके साथ साथ जो प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, अच्छी बात है, जो चीज रह जाती हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। फिर हमने ये कहा था कि अगर हम कोई भी चीज बेचते हैं तो एक तो होगा कि आज आपने कहा सर मुझे ये चीज चाहिए, मैंने आपको ये चीज दी। सपोज आपने मेरे पास एक ज्वेलरी सेट है, आई एम ए शॉपकीपर, आप खरीदने आए, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने ज्वेलरी सेट दिया, बात खत्म, पैसा आ जाए, सेल है। आपने मुझे कहा कि सर मेरे को ऐसा 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 ज्वेलरी सेट चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा ऐसा जैसा जैसा आप बोल रहे हैं वैसा 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 मैं बनवा देता हूं। ये सेल नहीं है, ये एग्रीमेंट टू सेल है। क्यों? अभी आपने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे माल है ही नहीं, आपने जो बताया मैं उसके हिसाब से बनवाऊंगा। आपसे मैंने कुछ एडवांस ले लेना, यूजली जो भी प्रोसेस है। फिर जब वो आइटम बन जाएगी, आप आओगे, आपको ठीक लगेगा, आप मुझे पूरी पेमेंट करोगे, देन इट इज अ सेल। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेल कंप्लीट हो जाती है, एक बंदे ने ऑफर किया, एक बंदे ने चीज दे दी, पैसा ले दिया, डिलीवरी हो गई, सब कुछ कंप्लीट है ऑलमोस्ट अभी, देन इट इज अ सेल। अगर कुछ कंडीशन लग गई, आइटम ऐसी है जो अभी है ही नहीं, फ्यूचर में बनेगी, अगर इस तरह की वो चीज है तो वो क्या कहलाती है, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर और सेल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, डिटेल्ड डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे 10 पॉइंट्स, बट जो बेसिक डिफरेंस है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि सेल होती है इमीडिएट, हाथ के हाथ काम खत्म। और अगर कोई फ्यूचर डेट या फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पर अगर कोई सेल है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल फाइनली कन्वर्ट किसमें हो जाता है, सेल में। कब? जब वो कंडीशन सब्जेक्ट टू विच जिसको उसको रखा गया था, जब वो पूरी हो जाएगी तो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दो बातें हमने मेनली डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या 5 बातें होनी जरूरी हैं। तो इस बारे में मैंने नोट्स भी लिखवाए थे आपको कि क्या 5 बातें होनी जरूरी हैं। उसमें सबसे पहले क्या था कि ऑल लीगल एस्पेक्ट्स, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, लीगल कंसिडरेशन है, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर कंप्लीट होने चाहिए। ये सबसे पहली बात सामने आई थी। दूसरी बात आई थी कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, कोई खुद को सेल नहीं कर सकता। हेड ऑफिस अगर ब्रांच में माल भिजवा रहा है तो उसको सेल नहीं मानेंगे, बिकॉज देयर आर नो 2 पार्टीज। हेड ऑफिस और ब्रांच तो एक ही चीज हुई, तो उस सिचुएशन में नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, गुड्स होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। गुड्स की डेफिनेशन में मैंने कहा था 2 चीजें आएंगी, 2 चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। क्या चीज नहीं आएंगी? 2 चीजें, एक्शनेबल क्लेम्स यानी डेट्स एंड मनी।
और क्या दो चीजें आएंगी उसके बारे में इन्होंने बेसिकली जो है वो ग्रास एंड ट्रीज वगैरह के लिए कहा है कि जो भी चीज जमीन से जुड़ी हुई है वो इमूवेबल, लेकिन क्योंकि अगर हमने उसको बेचना लाइक कबूल किया या एक्सेप्ट किया है या वी आर डिसाइडिंग कि हाँ भाई इस चीज को हमें बेचना है और उसको काट के बेचना है, तो इन दैट सिचुएशन इसको भी हम गुड्स की डेफिनेशन में ले लेंगे। इज इट ओके? यही हमने बात की थी। मनी के बारे में एक स्पेशल पॉइंट बताया था, इफ यू रिमेंबर, मनी इज नॉट गुड्स, बट फिर भी मैंने कहा था मनी के बारे में कुछ था एक्सेप्शन जो गुड्स में आ जाए। ओल्ड कॉइन्स एंड ओल्ड नोट्स वो मनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, मींस गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। यानी अगर मैं कोई ओल्ड कॉइन या ओल्ड नोट्स वगैरह जो इस तरह के होते हैं, पुराने जमाने के, कोई कह दिए अकबर के जमाने का सिक्का है मेरे पास सपोज, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ मनी। चाहे वो सिक्का 10 लाख का है, उसको मतलब नहीं। आज की तारीख में आप जाके कहो जी मुझे इसके बदले में ये चीज दे दो, तो कोई भी नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो अभी लेटेस्ट हमारे मनी चल रही है, नोट चल रहे हैं, सिक्के चल रहे हैं, वही मनी के डेफिनेशन में आती है। जो पुराने सिक्के या नोट होते हैं जिनकी न्यूमिस्टिक वैल्यू बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, जो कि बस शौक के लिए रखते हैं कई लोग, हॉबीज के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, वो सिक्कों को मनी नहीं माना जाता, तो इसलिए फिर वो सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं ना। मनी नहीं आती तो फिर वो मनी में नहीं आते, तो इसका मतलब ओल्ड कॉइन्स वगैरह की सेल जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होती है, ये बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, दो तरह की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मींस क्या बताया था? ऑनरशिप। दो तरह की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, एक फुल ऑनरशिप जिसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टी, और एक स्पेसिफिक, किसी एक चीज के लिए प्लेज कर दो, किराए पे दे दो, टेक केयर कर लो, छोटा मोटा राइट ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड स्पेशल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या ट्रांसफर होनी चाहिए? जनरल प्रॉपर्टी यानी फुल प्रॉपर्टी। और आखिरी बात जो हमने क्लास में डिस्कस की थी पिछली, वो था कि देयर मस्ट बी सम प्राइस फॉर द गुड्स। अगर प्राइस ही नहीं है तो काम नहीं चलेगा, देयर शुड बी सम प्राइस फॉर द गुड्स। ठीक है, यहां तक मैंने कवर कराया था। जैसे मैंने आपको एडवाइस भी किया कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई जैसे पिछली वाली, तो उसको आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ये विल बी वेरी कंफर्टेबल। और फिर भी कोई डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जहां से हमने असाइनमेंट रेडी करना है, पेज नंबर 4, हाउ इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड, सेक्शन 5 मिला। अभी सॉरी बेंच पे आ जाओ ना, तो सबको देखना इजी रहेगा। चलिए, हाउ, इसमें से पलट लो शायद आप काम आ जाए, पेजेस लिखना नहीं इस पे। हाउ इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड, तो नेचुरली इसमें सबसे पहले क्या होगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज वेरी ऑब्वियस। किसी को भी अगर सेल करनी है तो पहले मैं बोलूंगा मुझे खरीदना है, फिर वो शॉपकीपर उस बात को एक्सेप्ट करेगा। या हो सकता है शॉपकीपर आपको कहे जी मुझे ये चीज बेचनी है, और आपको ठीक है मैं खरीदता हूं, ऐसा होता है। चांदनी चौक में गए हो, चांदनी चौक कह रहा हूं, पालिका बाजार में, है ना, वहां उल्टा होता है। वहां आप नहीं बोलते मुझे खरीदना है, वहां शॉपकीपर बोलता है ले लो जबरदस्ती, ये बेल्ट ले लो, ये शर्ट ले लो, ये कपड़ा ले लो, तो व्हाटएवर। सो कहने का मतलब क्या है कि समटाइम शॉपकीपर की तरफ से ऑफर आता है और समटाइम बायर की तरफ से ऑफर जाता है कि भाई मुझे ये चीज खरीदनी है, व्हाटएवर, बट देयर मस्ट बी सम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो थेफ्ट है। नहीं, चीज उठाई ले गए, ना ऑफर किया ना एक्सेप्ट किया, चुपके से लिया, ले ली चीज, तो फिर भी आ गई मेरे पास, बट यू हैव नॉट पेड द मनी। तो एसेंशियल तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहां पूरा हुआ? लीगल कंसिडरेशन नहीं है, लीगल एफर्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है सेल तभी होगा जब एक प्रॉपर लीगली आपने एक ऑफर किया, दुकानदार ने एक्सेप्ट किया, आपने पैसा दिया, बात खत्म। पहला, जहां तक पेमेंट एंड डिलीवरी के बारे में लिखा है, 5 बातें पढ़ूंगा और 5 बातें पढ़ने के बाद इसका कंक्लूजन बताऊंगा। पहला, इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, इमीडिएट पेमेंट हो सकती है, या इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी दोनों हो सकती हैं, या डिलीवरी और पेमेंट दोनों इंस्टॉलमेंट से हो सकती हैं, या पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी पेमेंट, दोनों में से कोई भी चीज बाद में हो सकती है। इससे क्या पता चला हमें? क्या समझ में आया इससे पढ़ के? इससे ये पढ़ के समझ में आया कि इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। अगर कंट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि पेमेंट तुरंत होनी चाहिए या डिलीवरी अभी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिटवीन बायर एंड सेलर होता है। पेमेंट अभी भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। डिलीवरी भी हाथ की हाथ भी हो सकती है, 2 महीने बाद भी हो सकती है, 6 महीने बाद भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है, एक बार में लमसम भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है दीज थिंग्स आर ऑब्वियसली रेलेवेंट, बट ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम तुरंत ही होनी चाहिए, उसी को सेल बोलते हैं। बात आ रही समझ में? अगर मेरी एक चीज तय हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आ गई। हो सकता है कि वो एकदम डिलीवरी नहीं करेगा, तो एकदम मान लेते मैंने 100 ट्रक माल बोल दिया, उसके बाद है ही 5 ट्रक,
तो 2 दिन में अगले डिलीवरी करेगा, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट। पेमेंट है, डील पूरी कंप्लीट हो गई, 5 लाख रुपए की डील है, उसने कहा 2 लाख अभी ले लो, 3 लाख अगले 3 दिनों में दे दूंगा या और 10 दिन में दे दूंगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट टू सेल है, नहीं, सेल कंप्लीट है, अपने आप में सेल कंप्लीट है, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट सिर्फ बाद में आ रही है, इट्स ओके, चलेगा, इट्स फाइन। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिटन, एवरी वन ऑफ यू नोज, राइटिंग में होगा। दूसरा वर्बल, वर्बल क्या होता है, मुंह से बोल के। और तीसरा इम्प्लाइड, ठीक है, इसका कोई एग्जांपल दो। कुली, क्या उसको तो बोलोगे नहीं आप? सुपर मॉल्स में इन्होंने कहा बाय कंडक्ट, ये एग्जांपल ठीक है। सुपर मॉल में कि भाई आप गए, वहां पे आपने सामान उठाया और वो बकेट में डाल दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वहां हो सकता है कि आप किसी से कोई बात ही ना करो, आपने बकेट में माल डाल दिया, वो बकेट जो है आप गए काउंटर पे, उसने देखा, उसने भी कोई बात नहीं की आपसे, सारा सामान उसने अपना वो मशीन निकाली, सब गन और उससे खट 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 बिल बनाया, आपने जेब से 1000 रुपये निकाले, उसने चेंज दिया, कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ कंडक्ट से ही हो रहा है। तो इसको हम वर्बल में भी नहीं मान सकते, इंप्लाइड है ना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल ये कि हम ब्रेड खरीदने जाते हैं, लॉट मेनी टाइम वो बिजी होता है भैया, और हम क्या करते हैं, ब्रेड उठाते हैं, 20 रुपए देते हैं, वो रख लेता है, बस आंखों या आंखों में काम कंप्लीट हो जाता है। सेल तो वो भी है, ना कोई बोला ना कोई लिखा, सिंपल एग्जांपल। सुपर मॉल इज आल्सो गुड एग्जांपल, फाइन। तो इससे भी क्या पता चलता है, देयर इज नो स्पेसिफिक मोड कि सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए या वर्बल ही होना चाहिए या कंडक्ट से ही होना चाहिए, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें, इट्स ओके, जैसे मर्जी हो सकता है। दीज आर नॉट सो रिलेवेंट थिंग्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन में 2 तरह के गुड्स हैं, एक एग्जिस्टिंग और एक फ्यूचर। वो बात अलग है, जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है उसमें फ्यूचर के साथ कंटिंजेंट अलग से लिख दिया, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो फ्यूचर गुड्स जैसा ही कंटिंजेंट गुड्स होता है, ऐसा कोई मेजर क्लासिफिकेशन नहीं है। बेसिकली जो है वो 2 ही क्लासिफिकेशन है, एक एग्जिस्टिंग और एक फ्यूचर, सिंपल। आज अगर आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आज अगर वो माल रेडी है तो एग्जिस्टिंग गुड्स है, नहीं है तो फ्यूचर है। कितना सिंपल है सोचना और समझना, ठीक है। एग्जिस्टिंग की 3 क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट पेज पे पढ़ भी दूंगा आपको समझाने के बाद। स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे स्पेसिफिक। अगर कोई आइटम स्पेसिफिक चीज आपने बेची है तो वो स्पेसिफिक गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कार बेची, कार का एक नंबर है ना, कुछ भी नंबर है, DLAC 5 BCDD 1259, कुछ भी नंबर है, इट्स अ स्पेसिफिक आइटम। मैंने कोई पेंटिंग बेची है, स्पेसिफिक पेंटिंग है, दैट इज अ स्पेसिफिक गुड्स। मतलब कि जिसका डिस्क्रिप्शन एकदम एग्जैक्ट है। बात आ रही समझ में? मेरे पास सपोज एक नोकिया 5000X होता ना, इस तरह से स्पेसिफिक है, उसका IMEI नंबर है, एक स्पेसिफिक मोबाइल है, आई एम सेलिंग दैट, इट्स अ स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक गुड्स हो गया। ठीक होगी बात, इजी है समझना। सपोज अब मैं दूसरे एग्जांपल पे जा रहा हूं, असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड। सपोज मैं किसी शॉप पे गया और उसके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ही इज ए होलसेलर एंड आई एम ए रिटेलर। मैंने कहा जी मुझे 100 kg, ठीक है, ग्राउंड नट्स चाहिए या कुछ भी पीनट्स चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, काजू चाहिए, बादाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, 100 किलो। उसके पास 1000 किलो है, तो 1000 किलो क्या है, अनएसर्टेन्ड। उसके बाद उसने उसमें से 100 किलो तोल के मुझे दे दिया। जब वो तोल दिया, रेडी कर दिया, तो क्या बन गया, एसर्टेन्ड। ये तीनों तरह के गुड्स हो गए। समझना, अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड? हाँ, मतलब यही समझना है कि स्पेसिफिक भी असर्टेन्ड ही है देखा जाए तो। असर्टेन्ड का मतलब होता है जिसको आपने डिफाइन कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए है, तो स्पेसिफिक भी तो असर्टेन्ड है, बट असर्टेन्ड स्पेसिफिक नहीं है। तो बादाम है 100 किलो, अब उसमें आप ये थोड़ी पहचानोगे भाई ये मेरा बादाम है, नहीं। थैली के बेस पे, तोल के बेस पे तो आप कर सकते हो, बट कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता बादाम का। तो ऐसी जितनी भी चीजें जो स्पेसिफिक नहीं है, जिनको कोई अपने आप में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो सब क्या जनरल में आ गया, उनके लिए असर्टेन गुड्स में डेफिनेशन में आ जाता है। जब उनको अलग कर देते हैं, अलग करने के लिए प्रोसेस में क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे चैप्टर डिलीवरी गुड्स में। उनको क्वांटिफाई करेंगे, कुछ चीजों को नापा जाता है, कुछ को तोला जाता है, किसी के साथ कुछ प्रोसेस है, किसी के साथ कुछ प्रोसेस है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। अल्टीमेटली प्रोसेस वही है। इज इट फाइन? तो स्पेसिफिक और असर्टेन का डिफरेंस क्लियर है बिल्कुल आपको, ठीक है। अनअसर्टेन मींस कोई चीज आपने डील कर ली, अभी वो आपके लिए डिफाइन ही नहीं की गई उसमें से कितना है। माना एक ड्रम है, उसमें 100 लीटर दूध है, आपने कहा मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, तो अभी वो अनअसर्टेन है,
उसमें से उसने नाप के आपकी डोल में डाल दिया, 5 लीटर स्पेसिफिक हो गया, एसरटेन हो गया। इज इट फाइन? केक का आपने ऑर्डर किया, पेस्ट्री का आपने ऑर्डर किया, 100 पेस्ट्रीज हैं, उसमें से 10 पेस्ट्री उसने निकाल के आपको दे दी, एसरटेन गुड्स है। उसी वाले को आपने बोला मेरे बर्थडे पे रामू नाम से लिख के एक बर्थडे केक बना, वो स्पेसिफिक है, वो जनरल केक नहीं है, वो स्पेसिफिकली आपके लिए बना है ना, उसको एसरटेन गुड्स ना कहकर स्पेसिफिक। टेक्निकल है, कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इसका लीगलिटी के एंगल से कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी क्लासिफिकेशन है विच यू शुड अंडरस्टैंड। पेज नंबर 5। अभी जो मैंने पढ़ाया है वो सब इसमें राम कथा की तरह लिखा है, तो इट्स माई ड्यूटी टू स्टडी, क्योंकि हमें हर चीज पढ़ने भी चाहिए ध्यान से ना, तो मैं पढ़ देता हूं और आपको इससे नॉलेज और मिलेगी। So the first point on page 5 is existing goods. So these are the goods which are in actual existence at the time of contract of sale. जो goods अभी exist करते हैं, कब? At the time of contract of sale. ठीक है? And the seller is either the owner of such goods or he has the possession. ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसके पास possession हो और ownership ना हो? ये possible है? पॉसिबल है, कैसे? प्रॉपर्टी मत यूज करो, ओनरशिप ही बोलो, प्रॉपर्टी तो एग्जाम के लिए छोड़ दो। ये भी है, टेक्निकल पॉइंट है, सिंपल सी भाषा में समझना चाह रहा था मैं, अपने टेक्निकल एग्जांपल दे दिया। फ्लैट की बात ही मत करो ना, अपने दिमाग को केंद्रित रखो मूवेबल गुड्स तक, और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी पे ध्यान दें, एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड क्रिएट करें। वो ठीक है कि आपके एग्जाम में कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको। एक सेकंड, हाँ, हुंडई में हमने कार बुक कर दिया, तो उसमें तो उसके पास आइटम नहीं है, वो तो अलग बात है, बट एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन में हो सकता है उसके पास हो ही ना, उसने भी मंगवानी हो दूर से, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ। मैं जो यहां पर पूछना चाह रहा हूं वो ये, चलो मैं बोलता हूं, तुम सुनो ध्यान से। इसने कहा कि भाई या तो वो सेलर होगा या उसके पास पोजेशन होगी, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें भी हो सकती हैं। सपोज मेरे को चीज बेचनी है, तो आई एम आल्सो द सेलर, द ऑनर ऑफ द आइटम एंड आल्सो हैविंग पोजेशन, तो एक सिंपल हो गया। बट कई बार क्या होता है, हम सेलर होते हैं और पोजेशन नहीं होती है, कई बार पोजेशन होती है, सेलर नहीं होती। बहुत सिंपल है। एक हमेशा याद रखो कि आप लोग एग्जाम्पल अच्छे क्रिएट कर रहे हो, लेकिन लाइफ में हमें कभी भी ना सिंपलेस्ट एग्जाम्पल को सोचना चाहिए। किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लेना चाहिए, डिंपल बाद में, ठीक है? तो सिंपल एग्जाम्पल क्या है? एजेंट। कंसाइनी होती है, सब कंसाइनमेंट वगैरह पढ़ो, सिंपल है, वो एजेंट है, ऑनर नहीं है। अगर वो एजेंट है तो सेलर है, ऑनर नहीं है। और मेरा माल बेच रहे हो आप, तो मैं ऑनर हूं, बट मेरे पास पोजेशन नहीं है, पोजेशन आपके पास है, बीइंग एजेंट। एजेंट भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, दो तरह के होते हैं, फैक्टर जिसके पास पोजेशन भी होती है, और एक ब्रोकर जिसके पास पोजेशन नहीं होती है। चलो ये सब चीजें तो धीरे धीरे भी, तो सिलेबस बहुत लंबा है शुरुआती हुई क्लासेस की, तो वी शुड बी लाइक ट्राई टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हमें अपने दिमाग को इस तरह से करना है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, इट इज लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम। जनरली हम क्या करते हैं कि जो बुक्स में लिखा होता है वो एग्जाम्पल रखते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बी न्यू, इनोवेटिव, हमेशा। देखिए किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होती है कि हम चीज को समझें, रटे नहीं। और मैं तो इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और आपको मालूम होगा कि CS इंस्टीट्यूट काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, और मेरे ख्याल से ICWA भी, अगर मैं गलत नहीं कोट करा तो। अब उन्होंने CA इंस्टीट्यूट के पैटर्न को फॉलो किया है, और आपके CPT के एग्जाम को उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया अपने सिलेबस में। और मैं तो चाहूंगा कि लॉन्ग रन में अगर लाइक हमारे से कोई पूछे या हमारी सलाह कहीं ली जाए या कोई और, तो IPCC या जितनी भी स्टेजेस हैं सब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन CPT जैसा होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर ना रटने की जो एक टेंडेंसी डेवलप होती है ना, वो खत्म हो जाती है। रटने से तो कुछ होगा नहीं, कहीं पे तो आएगा नहीं, लिखो जी ये 5 पॉइंट बैठ के। अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, एंड वही लाइफ में पे करती है। तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं, और वो एग्जाम्पल वो ज्यादा मैटर करते हैं जो हम सोचते हैं। तो ट्राई टू सिंप्लीफाई योर माइंड। बहुत सिंपल होता है सब्जेक्ट। मतलब मैं तो कहूंगा जैसे जो मेरा स्टाइल रहा था, शायद यही रीजन है कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये कह सकते हैं। और चीजें मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि आज मैं कहां पहुंच गया या क्या हो गया। इसकी वजह मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं पढ़ा रहा हूं एक सिंपल वे में, कि मैंने ना कभी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं की। पहले उसको समझा कि भाई चीज है क्या, कहना क्या चाहती है, क्यों लिखा है सेक्शन, क्यों आया, कहां से आया। हर बार मेरे को क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता, ये फैक्ट है। एज ए टीचर भी नहीं मिल पाता कई बार, ठीक है। वी आर नॉट सो नॉलेजेबल फ्रैंकली, बट एटलीस्ट वी ट्राई टू, कोशिश तो करें, राइट। तो ये लाइन जो आई उसके अंदर में मैंने आपको
होप एक्सप्लेन कर दिया कि समटाइम जो सेलर होता है उसके पास पोजेशन नहीं होती और समटाइम जो ऑनर होता है उसके पास भी पोजेशन नहीं होती, तो ये इंटरचेंज होता रहता है, बट इट डजंट मैटर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। समटाइम्स द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ सेलर बट ही इज नॉट द ऑनर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट और प्लेजी। प्लेजी क्या होता है? किसी को आइडिया है इस टर्म का? देखिए, मैं एक सर्वगुण संपन्न टीचर नहीं हूं और शायद कोई होता भी नहीं, बट मैं ये चाहूंगा कि एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते जब आप पढ़ रहे हो तो किसी भी लाइन में अगर कोई भी टर्म क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछो। ठीक है, 90% प्लस प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से उस चीज को बता दूंगा। 10% मान लेते हैं रेयर केस में आपने कोई ऐसी चीज पूछी जो मेरे को भी क्लियर नहीं है, आई विल नॉट फील शाय टू से ये क्लियर नहीं है भैया, देख के बताऊंगा। इट्स ओके, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। नॉलेज इज सच ए प्रोसेस विच कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे, बट अगर हम उसके लिए कोशिश करें तो याद रखिएगा, शर्माने से कुछ नहीं होगा। और मान भी लेते हैं सर आपको, नहीं सर आपके बोलने से कुछ नहीं, मुझे तो बहुत शर्म लगती है, इतने बच्चों के बीच में मैं कैसे पूछ लूं आपसे कि ये प्लेजी का मीनिंग क्या है? तो एटलीस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को वो प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपके कुछ योजना सेल कर दूंगा, वो अपने वो पीस लेता है अपने ऊपर। कंसाइनी आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हो शायद कंसाइनी है, जो बेचता है कंपनी के बेहाफ पे माल, उसके पास चला जाता है, वो आप कंसाइनी की बात कर रहे हो। मैं बता देता हूं प्लेजी क्या है। मैं उससे पहले कुछ और बात करना चाहता हूं। Actually, I want you to improve yourself, not in the law only. My subject is not only law कि मेरे को 40 नंबर, मेरे को पूरा सीपीटी क्लियर कराना है, फिर आपने आईपीसीसी भी पढ़ना है, फिर उसके बाद फाइनल करना है, फिर सीए बनना है। सीए पास करने में और सीए बनने में भी फर्क है। बहुत बच्चे हैं, डोंट माइंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो जब सीए बन जाते हैं, हम तो यही है ना, जिंदगी बीत गई इसी काम में करते करते, वो सीए बनने के बाद वापस आते हैं, सर हमें तो 15,000 रुपये की ऑफर मिल रही है। तो आप जाके बोलिए सब जगह कि भी मुझे तो 15,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है। बोलने से आपके कुछ होगा? सीए प्रोफेशन घट जाएगा। लोगों को 5-5 लाख के 8-8 लाख रुपए के भी पैकेज मिलते हैं। कैसे? वही फर्क है। उसने जो उसको 15,000 की ऑफर मिलती है, कंपनी वाले जो बैठे हुए नौकरी देने के लिए बेवकूफ तो है नहीं, पता चल जाता है कि इसने सीए पास किए, ये सीए नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। एक रट्टा मार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन ट्राई कर आगे बच्चे रटा के पेपर निकाल लेते हैं, बिकॉज पेपर के वक्त कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपने जो लिख दिया ठीक है, चाहे आपने पीछे वाले से चीट किया, घर से कुछ पर्ची बना के ले गए, भगवान का नाम लिया, उसमें से वही क्वेश्चन आ गया जो आप तैयार करके गए थे, ये सब टैक्टिक्स से आप सीए बन सकते हो, पर क्या होगा? बाद में फंस जाओगे। अल्टीमेटली सीए बनने से कुछ नहीं होने वाला। कोई पेंशन थोड़ी बंद गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप बता दो बन जाएगी? जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको 10,000 महीना तो भेज ही दो, ऐसा नहीं होता भाई। तो अल्टीमेटली आपकी नॉलेज है वो काम आएगी, और ये टेंडेंसी अभी से डेवलप करनी है कि भाई अब हम प्रोफेशनल एग्जाम में जा रहे हैं, और ये टॉप मोस्ट प्रोफेशनल एग्जाम है कॉमर्स एजुकेशन का। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू विद साइंस और आर्ट्स, वो अलग फील्ड है। मैं अपने कॉमर्स एजुकेशन के बारे में आपको बोल सकता हूँ, सीए से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं। 1949 से आज तक सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखी है, और आज की तारीख में आपको नॉलेज में होना चाहिए। 21 चैप्टर्स हैं ब्रॉड। बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकेगा, कहीं भी जॉब ले सकेगा। अभी भी कुछ सिटीज कंट्रीज में है, बट मेनली अभी इंडिया में ही है। बट आने वाला टाइम जब तक आप सीए करोगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको पूरे वर्ल्ड से ऑफर्स आएंगे। बट वही वाली बात है, वो बंदा भी तो चाहिए ना फिर उनको। ऐसा थोड़ी कि भाई आप सोचो कि भाई ठीक है सीए कर ली तो कोई हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको अभी से ही अपनी नॉलेज अपग्रेड करने की आदत डालनी है। लॉ तो मैं आपको डायरेक्टली खुद ही पढ़ा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत महसूस होती है, आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से बोलिए। नहीं तो हर क्लास के बाद तो मैं आपसे मिल ही रहा हूं, आप मुझे बोलिए। किसी भी चारों में से किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। लेकिन अगर इतना इंस्पायर करने के बाद भी आप सोचते हो रट रटा के छोड़ छुड़ा के जो मर्जी बस किसी तरह बस पास हो जाऊं यार, और तो जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, देन आई कैन नॉट हेल्प इट, है ना। माना आपने सुसाइड करने की सोच ही ली है, तो मैं एट दी मोस्ट आपको इसी तरह से हेल्प कर सकता हूं कि बिल्डिंग बता दूंगा ये ज्यादा ऊंची है, वहां चले जाओ मर दो, मैं क्या करूँ। अगर जीना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, है ना। तो हर सब्जेक्ट में आपने ये टेंडेंसी डेवलप करनी है, हर चीज पूरी अच्छी तरह से समझो, एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों नहीं आप सोचते कि मैं ऑल इंडिया रैंक लूं, पूरी जिंदगी आपके लिए वो चीज काम करेगी। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स नहीं ला पाते। फ्रैंकली मैं तो हमेशा से जिंदगी में आईपीसीसी टैक्सेशन पढ़ाया है, मैंने सीपीटी कभी नहीं पढ़ाया, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा फर्स्ट बैच है, और मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया आईपीसीसी का लॉ, एक स्टेप नीचे उतरा हूं मैं कि चक्कर क्या है सीपीटी के अंदर मैं लॉ पढ़ाने की भी, ये स्टूडेंट्स रैंक क्यों नहीं ला रहे, अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला रहे। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये पेपर तो सिंपल है, इसको मैं पढ़ाता हूं, इस बहाने मैं सीपीटी के बच्चों से भी इंटरेक्ट कर पाऊंगा। तो मेरा एम सिर्फ यही है कि आई वांट यू, ऑल ऑफ यू, अभी तो और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, आई वांट ऑल ऑफ द सीपीटी स्टूडेंट कि अच्छे मार्क्स लाओ यार, ढंग से पढ़ो, नॉलेज होनी चाहिए। बेस वीक होता है, मैं देखता हूं जो टैक्सेशन पढ़ाना शुरू करता हूं आईपीसीसी लेवल पे, बेस वीक होता है। इट्स नॉट टैक्सेशन तो नया सब्जेक्ट ही होता है, बट इन जनरल स्टूडेंट्स के अंदर टेंडेंसी नहीं होती।
हार्डवर्क की या एनालिटिकल स्टडी करने की। उनको बस ये होता है कि क्वेश्चन है और उसका आंसर है, वो सिस्टम ही गड़बड़ है। न्यूज़पेपर तो कभी उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होता। मैं भी आपको धीरे धीरे, अभी तो बहुत समय आप मेरे पास हो, 6 महीने हो, जून में पेपर होगा, तो मैं आपको धीरे धीरे ये चीजें सब आपके अंदर ना लाइक इनकलकेट करने की कोशिश करूंगा। न्यूज़पेपर से भी नॉलेज लो। न्यूज़पेपर में हम स्पोर्ट्स पेज ही देखते रहते हैं, या समटाइम्स वो हम दिल्ली टाइम्स ही पढ़ रहे हैं बैठ के, पिक्चर कौन सी नई आ गई, अच्छी आई, खराब आ गई, वो भी पढ़ो। बट समटाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या आएगा, थोड़ा वो भी देख लो यार, कल को सीए बनना है। सब जैसे बचपन से ही कोई चीजें सीखेंगे तो होगा। तो वो सब चीजें मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आपके अंदर हैबिट डेवलप होनी है वो चीजों की, राइट। एनीवेज, कम बैक टू द सब्जेक्ट। तो अभी हम पढ़ रहे थे एग्जिस्टिंग गुड्स का। तो एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि समटाइम्स ऑनर नहीं होता सेलर। जैसे एग्जांपल दिया प्लेजी का। प्लेजी क्या होता है? प्लेज क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज गिरवी रखी, शायद एक गिरवी वर्ड सुना होगा आपने। माना मेरे को पैसे की जरूरत है और मेरे पास ज्वेलरी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्वेलरी आपके पास प्लेज कर दूंगा। जैसे मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की जो गोल्ड फाइनेंस करती है। मॉर्गेज इज अ टर्म कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। Practically, there is no much difference between mortgage and pledge, but mortgage is a term connected with immovable property. जमीन जायदाद से रिलेटेड जब टर्म होती है तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं। प्लेज और मॉर्गेज में क्या फर्क है? प्रॉपर्टी तो मैं आपको गिरवी दे नहीं सकता, प्रॉपर्टी के कागज दे सकता हूं, प्रॉपर्टी तो जहां वहीं खड़ी रहेगी। बट ज्वेलरी में पैकेट में डाल के आपके हाथ में पकड़ा दूंगा, वो आपके पास ही चली गई। पोजेशन एक तरह से दोनों में जा रही है, बट प्रॉपर पोजेशन प्लेज में ट्रांसफर होती है। मॉर्गेज में तो जहां प्रॉपर्टी है वहीं रहेगी, मैं आपको उसके कागज दे सकता हूं, फ्लैट की चाबी दे सकता हूं, फ्लैट तो जहां वहीं रहेगा। तो बस अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, मॉर्गेज और प्लेज, इस तरह से। तो प्लेजी कौन हुआ? वो बंदा जिसके पास आपने माल गिरवी रख के लोन ले लिया था, और कल को अगर आप लोन वापस नहीं करोगे तो क्या होगा? उसको बेचेगा। ही इज नॉट द ओनर बट ही हैज द अथॉरिटी टू सेल। व्हाई? क्योंकि आपने लोन नहीं वापस किया। करेक्ट। तो एक बात लिखी हुई है कि कई बार सेलर ऑनर नहीं होता, तो कब कब ऐसा होता है वो इसमें लिखा है। इज इट फाइन? चलिए, अब इसमें 3 तरह के हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन्ड, असर्टेन्ड। मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से समझा दिया था, फिर भी पढ़ देता हूं जस्ट पढ़ने के लिए। स्पेसिफिक गुड्स, सो दीज आर द गुड्स विच हैव बीन एक्चुअली आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, आप भी असाइनमेंट नहीं लाई? बैड हैबिट। असाइनमेंट लेके आओ, और खासकर मेरी क्लास में तो 100% असाइनमेंट लेके आओ। आपको पता है मेरे को आदत है असाइनमेंट के ऊपर लिखवाने की, है ना? तो ये आपके लिए नुकसान करेगी हैबिट। ऑलवेज ब्रिंग माई असाइनमेंट्स। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स हो गया। तो जैसे मैंने बताया, एक्चुअली आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड बाय द पार्टीज। मनीषा असाइनमेंट दो इनको। डू वी हैव? नहीं है? प्रिंट आउट निकाल के दो एक, नीचे से बोलो सीमा मैम को प्रिंट आउट निकालेगी। अब पहले असाइनमेंट ले लो, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। 2 मिनट लगा के असाइनमेंट ले आओ। So, these are the goods which have been identified and agreed by the parties at the time of contract of sale. ठीक है। दूसरा है unascertained goods। मैंने आपको बताया था unascertained goods कौन से हैं? जो अभी हमने क्वांटिफाई नहीं किए, मेजर नहीं किए, काउंट नहीं किए, कुछ भी। एक लॉट है पूरा, उसमें से कोई चीज बिक रही है, तो जब तक एक पर्टिकुलर सेलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग से यू कैन से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, है ना, रीपैक नहीं करेंगे। कई बार तो पूरी बल्क पैकिंग है, उसमें से आपको जो चाहिए उतना डाल के वो अलग से पैक कर देगा। दैट प्रोसेस इज असर्टेनमेंट। तो जब तक नहीं हुआ तब तक अनअसर्टेन गुड्स। सो द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और ascertained एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज अनअसर्टेन गुड्स। दे आर नॉट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक। नॉट वर्ड को अंडरलाइन करना। दे आर नॉट स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। दे आर नॉट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक। फिर आप सेल कैसे कर रहे हो उनको? सैंपल से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 100 kg आइटम है, आपको सेल करनी है, तो अभी आप कैसे सेल करोगे उसकी? और कोई तरीका ही नहीं है। आप एक सैंपल दिखा दोगे, ऐसे ही करोगे ना। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप 100 किलो बादाम खरीदने गए हो, यू आर अ रिटेलर, आई एम ऑन पेज 5। ठीक है, तब आप क्या करोगे? सैंपल देखोगे, ऐसे ही करोगे ना। आप 100 किलो बादाम खरीदने, सपोज यू आर अ रिटेलर, तो वो आपको एक सैंपल दिखाएगा, सैंपल के हिसाब से अगर डिस्क्रिप्शन मैच करता है, फाइन, यू आर हैप्पी। ऐसे ही होगा। थर्ड इज असर्टेन्ड गुड्स, जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं, उस लॉट में से जब आपके लिए पैक करके आइटम को अलग कर देंगे, वो असर्टेन्ड गुड्स बन जाएंगे। सो द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज असर्टेन्ड गुड्स। मिला?
As a matter of fact, when the unascertained goods are identified and agreed, the goods are called ascertained. बहुत सिंपल लैंग्वेज है मेरे ख्याल से. When the unascertained goods are identified and agreed, then they are called ascertained. Simple. एक चीज को क्वांटिफाई कर लिया तो हो गया काम. ठीक है. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहां पर 3. एक बंदे के पास 5 गाड़ियां थी, उनमें से एक फिएट कार थी. उसने फिएट कार की सेल की. व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक और ascertained? आप बोलो. मैं दोबारा बोलता हूं. मेरे पास 5 गाड़ियां हैं जी, उनमें से एक गाड़ी फिएट कार है. मान लेते 2 मारुति हैं, 2 टोयोटा है. मैंने फिएट कार सेल करनी है. दिस इज अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और ascertained? स्पेसिफिक. श्योर. क्योंकि फिएट कार होगी, उसका एक यूनिक नंबर होगा. मैंने आपको क्या बोला था, जब कोई चीज पूरे लॉट में है और उसमें से कुछ हिस्सा हम क्वांटिफाई करके, सेग्रीगेट करके, आइडेंटिफाई करके सेल कर देते, दैट इज ascertained. और एक चीज स्पेसिफिक है, उसका एक नंबर है, यूनिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पेंटिंग है, एक स्पेसिफिक कार है, स्पेसिफिक मोबाइल है विद यूनिक IMEI नंबर. तो इस तरह की कोई चीज हम बेच रहे हैं तो दैट इज अ स्पेसिफिक गुड्स. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. क्लियर? दूसरा एग्जांपल, एक आदमी के पास 10 घोड़े थे. ठीक है. अब उसमें से उसने एग्री कर लिया कि वो 5 जो है वो बेच देगा. इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ. अच्छा, इन्होंने कहा ये जो एग्जांपल दे रहे हैं वो इस तरह का दे रहे हैं कि घोड़े आइडेंटिफाई नहीं किए. उसने कहा 5 खरीदने हैं या 2 खरीदने हैं, वट एवर, 1 हॉर्स. तो अनअसर्टेन का एग्जांपल दिया कि अभी तक उन्होंने डिफाइन नहीं किया. ठीक है. तो 10 में से भी कोई भी एक घोड़ा आप ले लोगे तो वो असर्टेन हो जाएगा. वैसे तो अगर आप घोड़े को डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई कर दो तो फिर वो स्पेसिफिक में भी कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल घोड़ा है, ऐसे नहीं कोई भी. लेकिन सपोज यू आर नॉट स्पेसिफिक एज ए बायर, यू आर नॉट स्पेसिफिक, यू गिव मी एनी वन हॉर्स, तो वो 1 हॉर्स जो आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा फिर? असर्टेन. लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, ये वाला चितकबरा फोटो खींच के ले आओ, है ना, जिसकी इतनी हाइट है, इतनी वेट है, इतनी ये, तो फिर वो स्पेसिफिक बन जाएगा. पर दोनों की मैंने आपको पहले बोला था डिफरेंस. आई होप यू आर क्लियर. लास्ट में एक एग्जांपल दिया गया 100 बेल्स ऑफ कॉटन का. ये वही एग्जांपल है जो मैं इतनी देर से दे रहा हूं. 1000 किलो बादाम में से आपने 100 किलो तुलवा लिया, तो वो सारा का सारा क्या है? अनअसर्टेन. और जब आपके लिए तोल के उसमें से, जैसे इसमें एग्जांपल दिया 50 बेल्स ऑफ कॉटन का, वो अलग रख दिए तो वो क्या बन गया? नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स वो हैं जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है. ठीक है. सिंपल सी बात है, आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, माल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्यूचर गुड्स. करेक्ट. फ्यूचर गुड्स की अगर आप सेल करोगे तो इन्होंने कह दिया वो एग्रीमेंट टू सेल है. ऑब्वियसली एग्रीमेंट टू सेल तो बनी गया, क्योंकि सेल तो हो नहीं सकती आज की तारीख में. जो चीज बनेगी, जैसे सपोज मैंने आपको ऑर्डर किया, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, एक बंदे ने 100 फैंस कहा जी मुझे चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर ने कहा ठीक है मैं आपको बना के दे देता हूं. तो दैट इज द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स. अभी आइटम बनी ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट टू सेल. मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई कंडीशन है, कोई ऐसी बात है जिससे फ्यूचर में कंट्रैक्ट कंक्लूड होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. तो एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा इस केस में? जब वो फैंस बन जाए. नहीं, पेमेंट नहीं. अरे यार आप हवा में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक बात करो. जब वो पंखे बन जाएंगे, ट्राई टू बी मोर टू द रियलिटी. वो ठीक है, कंडीशन तो पता ही थी ना, 100 पंखे बनाओ, एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहे हैं. तो वो एग्रीमेंट टू सेल कब बनेगी? जब वो 100 पंखे बन के रेडी हो जाएंगे, डिलीवरी हो जाएगी, पेमेंट आ जाएगी. कंडीशन की बात तो है ही है, वो तो थ्योरी हो गई ना. चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 6. इसमें एक नोट लिखा है कि भाई फ्यूचर गुड्स को अनअसर्टेन गुड्स से कंफ्यूज ना करें. फ्यूचर वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अनअसर्टेन वो जो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसको भी हमने सेग्रीगेट नहीं किया. 2 बातों में फर्क है. क्लियर है? बार बार बोलने से ऐसा नहीं कि ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. तीसरा, कंटिंजेंट गुड्स. कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है? जो किसी कंटिंजेंसी पे डिपेंड करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है इंपोर्टेड गुड्स. अब हमने एक माल इंपोर्ट किया, अब वो पता नहीं वहां की कंट्री अलाउ करेगी नहीं करेगी, रास्ते में वो शिप डूबेगा, रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो द बेस्ट एग्जांपल, बुकिश एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि समटाइम बुक्स में एग्जांपल बहुत एग्जैक्ट होते हैं जो बात को समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस एग्जांपल. कंटिंजेंट गुड्स. अरे बात समझ में? या जैसे कंटिंजेंट एक हो गया कि जैसे सपोज मैंने आपसे एक माल खरीदा, आपका जो माल है वो अभी थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है, कोई प्रॉपर्टी में वो था, उस पर किसी ने केस कर दिया, वो कोर्ट ने उसको स्टे लगा दी, ये हो गया. अब आपने कहा जी अगर कोर्ट से मैं जीत गया केस, मेरी स्टे हट गई तो मैं आपको माल बेच दूंगा. नहीं तो फिर वो पड़ा है. मैंने आपके साथ डील कर ली. दिस इज सेल और एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल. दिस इज नॉट ए सेल.
दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। ऑब्वियसली अभी तो सेल हुई नहीं ना। अच्छा, और ये आइटम क्या है? कंटिंजेंट गुड्स है, क्योंकि अगर इनका कोर्ट का स्टे हटा तो माल इनका होगा, माल इनका होगा तो ये मुझे बेचेंगे, नहीं तो हर हर गंगे, फिर तो मिलना नहीं। स्पेसिफिक तो पहले तो आप भूल ही जाओगे, ये एट द मोस्ट असर्टेन्ड में आ सकता है। स्पेसिफिक गुड्स में आपको पहले भी बताया है, कोई जो यूनिक आइटम है उसी के लिए आप स्पेसिफिक गुड्स करेंगे, अदरवाइज तो असर्टेन्ड है, बस अनअसर्टेन्ड असर्टेन्ड इतना ही है। यहां पर क्या है, माल कंटिंजेंट गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है, क्योंकि कंटिंजेंसी क्या, सेलर के पास पता नहीं माल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कंडीशनल हो गया, एक ऐसी कंडीशन जो हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, चलिए, यही इसमें डिफरेंस भी बताया गया फ्यूचर और कंटिंजेंट में, कि विच आर टू बी, फ्यूचर इज विच आर टू बी एक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि कंटिंजेंट में क्या है, डिपेंड्स ऑन ए कंटिंजेंसी, ज्यादा कुछ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, सो एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको सारा जो मैंने कराया, बहुत सिंपल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। पेज नंबर 4 पे आ जाइए। इसमें जो नीचे की तरफ दिया है बस वही हमने डिस्कस किया आज अभी तक मेनली। टाइप ऑफ गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, है ना। एग्जिस्टिंग में मैंने बताया स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड। सही है। आई गिव यू 1 मिनट ब्रेक, थोड़ा खुद ही पलटो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गो थ्रू द असाइनमेंट फास्ट, कांट रीड ईच एंड एवरी वर्ड, जस्ट हैव ए लुक एट दीज 1 और 2 पेजेस, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो दिमाग में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सब टॉपिक, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। इसके अंदर ना ज्यादातर मैंने देखा है कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन डाल देते हैं इस पे भी समटाइम्स, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से डालते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जांपल्स दे देते हैं और उसमें से पूछते हैं कौन कौन नहीं है या कौन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरह से करके कुछ ना कुछ बन जाता है। तो आपको नेम्स खासकर इनके क्लियर होने चाहिए कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, एक लाइन का भी बताया तो मेन ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं, कौन से नहीं है। तो एक दो एग्जाम्पल हैं जो नहीं है, ज्यादातर एग्जाम्पल्स है जो हैं, तो यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसको मैं पढ़ तो दूंगा असाइनमेंट से, पहले हम समझ लें अच्छे से कि है क्या, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, और सिंपल लैंग्वेज में अ पेपर, अ काइंड ऑफ रिसीट, जो ये एंटाइटल करती है जिसके पास वो हो उसको माल दे दो। सिंपलेस्ट एग्जांपल, आम भाषा में इसको बोलते हैं बिल्टी। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर मैं इसमें पढ़ूंगा बिल ऑफ लेडिंग, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, डॉक वारंट, ऐसा लगता है बड़े भारी भारी वो चीज आ गई। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में जो बिल्टी होती है उसमें क्या सिस्टम है कि जैसे मैंने माल यहां से बुक कर दिया, कानपुर जाना है, तो इनके ट्रक से माल लेते हैं, मैंने इनको माल दे दिया, इन्होंने रसीद दे दी, ठीक है। अब वहां मैं खुद तो होऊंगा नहीं, लेकिन जो लेगा वो कैसे लेगा फिर, तो वो डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा। आमतौर पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली फास्ट ट्रैवल करेंगे, गुड्स तो धीरे ही जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट में वहां पहुंचा दूंगा ओरिजिनल, वो दिखा देंगे और गुड्स मिल जाएंगे, जो भी वहां पर कानपुर में बंदा होगा। करेक्ट। रेलवे में भी इसी चीज से, रेलवे रिसीट, शिप से वही चीज, बिल ऑफ लेडिंग, इतने
ठीक है, जेन्युइनली होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा है। लीगली आप तभी एंटाइटल्ड होंगे जब वो डॉक्यूमेंट आपके पास लीगली पहुंचा है। हमारी बात सुने, आपने चोरी कर ली सपोज रेलवे रिसीट मेरी, तो भी आपको माल मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, बट दैट इज नॉट ए लीगल काइंड ऑफ ए थिंग। क्योंकि जो रेलवे वहां पर बैठा हुआ बंदा, वो रेलवे रिसीट देखेगा, जिसके पास वो रेलवे रिसीट है वो तो यही अज्यूम करेगा ना कि आप इसको जेन्युइनली लेके आए हो। जैसे सपोज अगर आपके पास मेरा एटीएम कार्ड हो और आपके पास उससे रिलेटेड जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो भी हो सपोज, तो फिर तो आपको एटीएम वाले तो पैसे दे ही देंगे ना। आप जाओगे, कार्ड स्वाइप करोगे, डेटा फीड करोगे, आपको पैसा तो मिल ही जाएगा। बट दैट इज इलीगल ट्रांजेक्शन, पकड़े जाओगे तो बंद होगे, वो अलग डिफरेंट स्टोरी। फिलहाल तो पैसा मिल जाएगा ना। ऐसे ही गुड्स के अंदर होता है कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसका मतलब यही होता है कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको गुड्स मिल जाएंगे। अलग अलग जगह पर डॉक्यूमेंट का नाम अलग अलग होता है, सिर्फ कैरेक्टर सबका एक ही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं टेंशन बाजी, तो इसलिए मैं पढ़ ही देता हूं उसको। पहला है पेज नंबर 6 पर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। ठीक है, एक तरह से जो इस डॉक्यूमेंट को इश्यू कर रहा है, बिल ऑफ लीडिंग को जो इश्यू कर रहा है, वो ये प्रूफ दे रहा है, लिख के दे रहा है कि हाँ मेरे पास माल है, ही इज सर्टिफाइंग इट। सबसे पहली बात तो ये होगा ना, माना सपोज रेलवे रिसीट आपके पास मैंने भेज दी कानपुर में, तो आप उसको माल तभी तो छुड़ाओगे जब पहले रेलवे इस बात को कमिट तो करे कि मेरे पास माल है, यस आई हैव टेकन द पोजेशन, राइट। सो इट्स अ प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। अब इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो हमारी रियल लाइफ में हमने देखा हुआ है, वो होता है कि जैसे हम पार्किंग में जाते हैं, नहीं तो पार्किंग में जाते हैं तो हमें एक स्लिप मिल जाती है। अब टेक्निकली जो भी बंदा आएगा स्लिप लेके वो उसको गाड़ी ले जाने देगा, बट लेकिन सेल नहीं हो रही उस ट्रांजैक्शन में, तो इसलिए उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं बोल सकते। बात समझ आ रही है? लेकिन एक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो आपने अपनी रियल लाइफ में देखी होगी, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं। दैट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ऐसा नहीं कि जिसके पास वो स्लिप है वो गाड़ी उसकी हो गई, हाँ, लेकिन वो चाहे तो फिलहाल कार ले जा सकता है। सपोज मैं कहीं गया, पार्किंग की और अपने फ्रेंड को मैंने वो स्लिप दे दी और चाबी पकड़ा दी, कल को मैं तो चला गया, थोड़े 2 घंटे बाद मेरा फ्रेंड आया या 15 मिनट फ्रेंड आया, वो उस गाड़ी को लेकर चला जाएगा। तो क्या है, वो जो बंदा है जिसने वो गाड़ी खड़ी कर रखी है, वो गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है, तो लेकिन वो 25 रुपए की या 10 रुपए की पार्किंग स्लिप के बेसिस पे ले जाएगा, वो सिस्टम है। ऐसे माल कितना भी महंगा क्यों ना हो, बिल्टी है कि आपके पास रेलवे रिसीट है, बिल ऑफ लीडिंग है, एज द केस में भी, जैसा भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स की नेम है, तो उसके पास पूरी ऑथराइजेशन है, वो उस चीज को दिखाएगा और माल ले लेगा। इट हैपेंस। क्लॉक रूम में क्या होता है, जब आप ब्रीफ केस रखते हो तो थोड़ा पता होता है ब्रीफ केस में कितना माल है। किसी भी क्लॉक रूम में आप जाओ, उसमें सामान रख दिया आपने, वो एक स्लिप देगा फटी ऊंची सी, नहीं, वो स्लिप जो दिखाएगा उसको वो बैग मिल जाएगा, उसमें चाहे करोड़ों रुपए के हीरे भरे हुए हो, चाहे 10 रुपए के जूते रखे हुए, जो भी है, दैट इज द सिस्टम। सो सिमिलरली द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सिस्टम है। गेटिंग माय पॉइंट? सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज ए प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल। दूसरी लाइन और ध्यान से पढ़ने की है, इट ऑथराइजेज द होल्डर, यानी ऑथराइजिंग द होल्डर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू रिसीव गुड्स। मेन ये चीज है, करेक्टर। मैंने आपको एक चीज गाइड की थी, रिक्वेस्ट किया था लास्ट क्लास में, आप लाया कोई? वो हाइलाइटर मैंने बोला था लेके आओ, खरीद लो यार प्लीज, है? या मैं खरीद के आपको गिफ्ट करूं? क्या करोगे, कैसे मानोगे? टेंडेंसी वही मैंने कहा, थोड़ा प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल वे में पढ़ना सीखो। लास्ट के डेज में पूरी राम कहानी पढ़ने का टाइम नहीं होता है, और खासकर आपका सीपीटी का एग्जाम तो वैसे भी काफी बेकार है, नहीं, आईपीसीसी में भी नहीं होता ऐसा, और 12th में भी नहीं था ऐसा। 12th में भी हर पेपर में छुट्टी थी, 12th में तो कुछ ज्यादा ही थी, और आईपीसीसी में भी एटलीस्ट एक छुट्टी देते हैं हर पेपर में। बट सीपीटी इज द ओनली प्रॉब्लम इन दिस लाइफ, या एक ही दिन में 4 पेपर लेंगे आपसे, तो कहां आपके पास टाइम होगा रिवाइज करने का? तो वहां ये जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूं ना वर्ड्स, ये सब काम आएंगे। जब असाइनमेंट को पलटोगे ना ऐसे, तो एकदम सामने दिखेगा कि हाँ ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चारों सब्जेक्ट्स में करनी है। कुछ चीजें सीखो, हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना। और मैं तो एक चीज और भी कहूंगा कि ना, हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक अपना पर्सनल रजिस्टर भी लगाना चाहिए, जिसके अंदर उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए अपने हाथ से। याद रखना, अपने हाथ से लिखी हुई हर चीज याद रहती है, ये एक नेचुरल है। आपने कभी नोट किया कि अगर आपको कोई मारे अचानक तो रिफ्लेक्सेस होते हैं? क्यों, आपने कोई जूडो कराटे सीखे हैं? नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू जोक। द सिचुएशन इज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल। वी आर नेचुरल ह्यूमन बींग्स ना, मशीन से तो नहीं बने हुए ना। तो हमारे अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपनी उन क्वालिटीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए।
तो ये हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है कि जब हम किसी चीज को अपने हाथ से लिखते हैं ना तो वो याद रहती है, एज कंपेयर टू अगर हमने किसी चीज को सुना हो सिर्फ। तो आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इसके ना ब्रीफ नोट्स भी बनाएं। बेशक असाइनमेंट में सब कुछ लिखा है, मैं आपको एक एक वर्ड असाइनमेंट का पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा, लेकिन जो आप अपने हाथ से लिखोगे ना उसकी बात ही कुछ और होगी। पूरा मत टीपना, नहीं तो फिर तो बेकार हो जाएगा। ब्रीफ पॉइंट्स एक साफ सुथरे रजिस्टर में अभी से बनाओ। लास्ट में आप सोचोगे एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर मैं कर लूंगा, फिर वो नहीं हो पाएगा। साथ साथ जो हो जाता है उसकी बात ही अलग होती है। मेन पॉइंट्स किसी चीज के आगे हो सकता है आपने एग्जाम्पल लिखना है तो बस एक एग्जाम्पल लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल एजेंट, जैसे मैंने कहा किसी भी चीज में कोई एक आध एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा, पूरे इस पेज में आपने अपने हाथ से लिखा मुश्किल से 5-7 लाइनें बस। उसको जब आप पलटोगे ना, यू बिलीव माई वर्ड्स, जैसे मैंने सीएस किया हुआ है तो हमारे में तो थियोरी होती थी, लेकिन मैं हजार पेज की बुक को भी अपने हाथ से लिखे हुए 250 पेज के रजिस्टर में कन्वर्ट कर देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता था पेपर वाले दिन। 1000 पेज, वो एक्चुअली 1000 पेज बुक के नहीं पढ़ता था, फिर मैं लास्ट के टाइम में वो 250 पेज जो हाथ से लिखे हुए वो पढ़ता था। और कोई चीज तब तक मत लिखो जब तक समझ ना आए। डिफीट हो गया ना, सब चीजें खत्म हो गई, उसके बाद कोई आपको पूरा फुल कंट्रोल आ गया सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो इकोनॉमिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, स्पेशली जहां पर भी थियरी है। प्रैक्टिकल में तो यू रिक्वायर प्रैक्टिस, बट उसमें भी अगर आप एंट्रीज इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, मैथ्स में कहीं ना कहीं शायद फॉर्मूलाज वगैरह होते होंगे, जो भी टिप्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो एक अलग जगह अपने हाथ से खुद, अपने हाथ की बात ही कुछ और होती है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, बट मैं जो एक चीज बोल रहा हूं, आप जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आपकी रिसेप्शन अलग है। सो ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ इन दिस वे। थोड़ी सी मेहनत करो, स्टार्ट बिहेविंग प्रोफेशनली फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। फिर आप देखो कि आपका जो सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स है, जो लेवल है आपका अपना, एक लाइफ का जो देखने का पढ़ने का तरीका है वही चेंज हो जाएगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। करो, थोड़ी मेहनत करो। नेक्स्ट क्लास में प्रॉमिस करोगे? हैं? ज्यादा महंगा तो नहीं आता होगा, कितने का आता है? 25 रुपीज का। चलो मान लेते हैं कि 25 रुपए, या फिर फीस कम जमा करा देना जिसने नहीं है 25 रुपए बोला, सर ने पेन खरीदवा दी है, हमने माइनस कर दिया आपके, ठीक है। बट प्लीज ले आओ उस पेन को, है ना, हाइलाइटर लेके आओ। और मैं तो सर बड़े स्टाइल से पढ़ता था, अगर आप पढ़ना चाहो तो। मैं तो ना डिफरेंट कलर के पेन्स भी ला के रखता था क्लास में, क्योंकि जैसे एक ही पेज पर अगर ब्लू 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 ब्लू, लाइफ में हम कलर चाहते हैं ना तो 2-3 कलर के पेन्स भी ला के रखता था। कोई चीज किसी से हाईलाइट की, कोई, उससे क्या होता है, एक पेज ना कलरफुल सा हो जाता है, तो उससे पढ़ने में भी इंटरेस्ट बनता है। आपको सारी बातें जोक लग रही हो, लेकिन आप करके देखो, यू विल फील द डिफरेंस। सब्जेक्ट में लाइवनेस आ जाएगी, नहीं तो लगा लो यार इससे बोरिंग कोई चीज ही नहीं लाइफ में हमारी, और पता लगा वही सबसे इंटरेस्टिंग बन गई। एक सब्जेक्ट स्टडीज को भी इंटरेस्टिंग बनाना है अपने को, पढ़ना तो है ही, या तो रो के पढ़ लो या हंस के पढ़ लो, बच तो आप सकते नहीं। एट दी मोस्ट ये कर सकते हो, सीए की जगह बीए कर लो, एट दी मोस्ट की भी चलो हमें अपनी लाइफ में बीए कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल थर्ड क्लास बन जाए जीवन में। नहीं ऐसा कर सकते हैं ना आदमी बन जाओ और पेन खरीद के लाओ। चलो काफी सारे पेन लेके आना, ठीक है, हाइलाइटर, ग्लिटर, फ्लिटर सब ले आओ खरीद के। असाइनमेंट को एकदम कलरफुल बना देंगे हम। पेज नंबर 6, तो इसके सेकंड लाइन में पढ़ रहा था, ऑथराइजिंग द होल्डर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू रिसीव गुड्स, दैट इज द मेन फीचर। अभी अगर आप इसको हाईलाइट करते हैं ना तो एक बार में क्लियर हो जाता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या है? ऑथराइजिंग द होल्डर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू रिसीव गुड्स मेंशन्ड देयर। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज्ड है गुड्स को रिसीव करने के लिए। बस इतनी राम कहानी है, इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इज इट फाइन? Authorizing the holder of this document to receive goods mentioned therein or to further transfer such right to another person by proper endorsement or delivery। ये सेकंड पार्ट है। इसके ऊपर लिखो 1, यहां शुरू हो रहा है ना अथोराइजिंग, इसके ऊपर लिखो 1, और दूसरा है फर्दर ट्रांसफर, इस फर्दर वर्ड के ऊपर लिखो 2। यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर 2 राइट हैं। आप चाहे तो उस आइटम को खुद भी रिसीव कर सकते हो, और चाहे एंडोर्समेंट करके किसी और को दे दो, फिर वो रिसीव कर सकता है। ये 2 राइट इसमें इंक्लूड है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डेफिनेशन में दोनों राइट्स इंक्लूड हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला हम उस चीज को खुद रिसीव कर सकते हैं, दूसरा उसके एंडोर्समेंट करके हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। इज इट फाइन? पक्का क्लियर है? नाउ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कंटेन एन अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर देयर ऑफ अनकंडीशनली। वो कोई क्वेश्चनबाजी नहीं करेगा आपसे। आ रही बात सुन में? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कंटेन्स एन अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। ये इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है भाई? जो स्लिप देता है। कौन देता है? एग्जाम्पल में जो मैंने अभी 3 एग्जाम्पल लिए, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, कौन देता है? नहीं, स्पेसिफिक बताओ। नहीं,
इन्होंने जो पहली लाइन बोली थी वो रेलवे अथॉरिटी, मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता था। जैसे मैंने माल जमा कराया, मैं तो सेलर हूं, आपको वहां पर मिलना है, मान लेते हैं आप बायर हो, बट फिलहाल ये बिल्टी या बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट इश्यू कौन करता है? इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है? रेलवे। अगर ट्रक में जा रहा है तो ट्रक कंपनी, एयर से जा रहा है तो एयरलाइन कंपनी, शिप से जा रहा है तो शिपिंग कंपनी। लिखो इसके ऊपर, या इसको ऐसे कर दो, कुछ मार्का वार्का लगा दो इश्यूइंग अथॉरिटी, और इधर लिखो। ये पेज व्हाइट इसीलिए दिया गया स्पेशली एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स बनाने के लिए। यही चीजें तो हैं जो हम बाद में ना रट रहे होते हैं। हमने एक ही लाइन को 5-5 बार पढ़ते हैं और सोचते हैं यार हमें याद क्यों नहीं हो रही, याद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। याद थोड़ी करनी है, हमें समझना है इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है। अगर हमें ये क्लियर होगा तो फटाफट आगे निकल जाएंगे हम। ठीक है, इश्यूइंग अथॉरिटी कैन बी ट्रांसपोर्ट कंपनी, issuing authority can be transport company, और issuing authority can be transport company और railways, ठीक है, और एयरलाइन कंपनी, और एयरलाइन कंपनी और शिपिंग कंपनी एज द केस में बी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में लिखा है अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कंटेन्स एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग क्या होता है? हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बोला है, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनानी है तो हर लाइन का हर शब्द हमें क्लियर होना चाहिए, हवा में कुछ नहीं पढ़ना हमने। अंडरटेकिंग क्या होता है? दोबारा पढ़ो। अच्छा चलो, एक सेकंड, यूज योर इंटेलिजेंस, रीड इट अगेन। अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कंटेन्स एन अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर देयर ऑफ अनकंडीशनली। क्या मतलब हुआ इस बात का? अंडरटेकिंग क्या हुआ? हाँ, आप यस, आपके एग्जाम्पल बेस्ट होते हैं। और कोई बोलना चाहेगा इसी को सिंपल लैंग्वेज में? इन्होंने ठीक बोला है, 100% ठीक है इनका जवाब। फिर भी दोबारा बताओगे कोई और? मैं बोलूंगा ना आपको एक शब्द से क्लियर हो जाएगा, वाह सही है। हाँ, मैं इंग्लिश में बोलने वाला था, प्रॉमिस। दूसरा एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया एक शब्द में जो एकदम स्ट्राइक करता है। अंडरटेकिंग मीन्स प्रॉमिस। हमने देखा नोट के ऊपर लिखा होता है आई अंडरटेक टू पे, वो गवर्नर एक स्टेटमेंट देता है, आई प्रॉमिस टू पे, इस तरह से होता है ना। तो वादा, ये शब्द लिखिए प्रॉमिस इंग्लिश में। अंडरटेकिंग मींस प्रॉमिस। कौन प्रॉमिस कर रहा है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इश्यूइंग अथॉरिटी प्रॉमिस करिए क्या? कि जो इस डॉक्यूमेंट को लाएगा मैं उसको माल दे दूंगा अनकंडीशनली। मैं कोई बहानेबाजी नहीं करूंगा, कहानीबाजी नहीं गाऊंगा। डॉक्यूमेंट लाओ, माल ले जाओ, जाओ, बात खत्म। करेक्ट। सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स कंटेन एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मींस प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर देयर ऑफ अनकंडीशनली। अब समझ में आ गया पूरी लाइन? नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स दिए गए इसमें बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स। अब इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनता है, इस लास्ट पॉइंट पे काफी इंपॉर्टेंट है ये। वो क्या करेंगे, आपको 3-4 नाम दे देंगे, है ना, फिर बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो जानबूझ के 3 तो यही डाल देंगे जो हैं, और ये कुछ भी लिख देंगे जो नहीं है। तो यू शुड बी एबल टू क्लियर कि हाँ ये 3 तो हैं, इसका मतलब जो नहीं है वो हमारा आंसर है। इस तरह से एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर। फीचर्स, फिर वही बात रिपीट की गई है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी टू डिलीवर द गुड्स। दूसरा, बोनाफाइड होल्डर कैन एनफोर्स दिस राइट एंड नॉट द पर्सन हु ऑब्टेन्स सच डॉक्यूमेंट बाय फ्रॉड। नेचुरली अगर फ्रॉड से माल आया, फ्रॉड से डॉक्यूमेंट आपने चुरा लिया तो वो थोड़ी माना जाएगा। रेलवे रिसीट मान लेते, कुरियर से आ रही थी, आपने चुरा ली, तो माल आप छुड़ा लोगे, छुड़ा तो लोगे, बट इट इज अ फ्रॉड। पकड़े जाओगे तो फिर बंद हो गए। आप ये नहीं कह सकते जी तो मेरी किस्मत है जी, मेरे हाथ में लिफाफा लग गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, यू कैनॉट डू दैट। क्या मतलब? वो तो डिपेंड करता है कितनी वर्किंग है, किसके पास हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई लॉ में इसमें तो कहीं नहीं लिखा एक्ट में कि इतना होना चाहिए। यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में 3 से 4 कॉपीज चलते हैं, जैसा उनकी वर्किंग हो, वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा। ओरिजिनल लेकिन जो है वो सामने से प्रेजेंट होनी चाहिए यूजुअली। जो ओरिजिनल कॉपी आपको मिली, जैसे मैंने माल रखा तो आपको ओरिजिनल तो दोगे ना मुझे, उसकी कॉपी आप कितनी भी कराओ, वो ओरिजिनल जो है वो वहां भेजनी पड़ती है इशूइंग अथॉरिटी।
जो भी है हम उस डिटेल में नहीं जाए, ठीक है। नाउ एक लास्ट में कहा गया इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीट लाइक मेड्स रिसीट बाय द कैप्टन ऑफ द शिप। तो शिप के ऊपर इन्होंने कहा है कि जैसे एक शिप है उसमें माल ने जाना है, तो जो कैप्टन होगा वो उसकी एक रिसीट दे देगा, भाई ठीक है मैंने आपसे माल रिसीव कर लिया, बट दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वो उसके बेसिस पर आगे मैं पढ़ाऊंगा मेड्स रिसीट यानी जो कैप्टन ऑफ शिप देगा उसके बेसिस पे फिर बिल ऑफ लेडिंग मिलता है ना। बिल ऑफ लेडिंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। मन तो मेरा बहुत कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन भी मेरे को जाना है, तो आज इतना ही। मैं कोशिश करता हूं कि शायद कल आपको आधे पौने घंटे की क्लास और दूं, देखता हूं क्लासेस में आपकी और बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो प्लीज जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप पढ़ते रहिए, और जो एक दो चीजें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, एक तो असाइनमेंट डेली लेके आइए, और दूसरा एक दो पेन्स वगैरह आप खरीद लीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।